गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक थी उसमें अपनी यूनिट चल रही थी 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट में 2 पार्ट बताए थे आपको। फर्स्ट पार्ट था एसिड और बेस, सेकेंड पार्ट है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसका जो फर्स्ट पार्ट था एसिड और बेस वो इससे पहले की जो 7 क्लास थी उनके अंदर कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट यानी जलीय विलायक। सेकेंड पार्ट है वो हमें पढ़ना है। इसके अंदर सामान्यतः मोस्टली जितनी भी रिएक्शन है उन सभी अभिक्रियाओं के अंदर विलायक के रूप में H2O यानी जल का प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये विलायक कैसा है, जलीय विलायक बोल देंगे। अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी थी जिनको H2O विलायक में संपन्न करवाना संभव नहीं हो पाया, तो उन अभिक्रियाओं के लिए हमें दूसरे विलायक की आवश्यकता पड़ी। तब जल के अलावा दूसरे जो विलायक जितने भी बाद में इनके बाद में खोजे गए वो सारे के सारे किसमें आते हैं, अजलीय विलायक। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है इसकी डेफिनेशन कि अजलीय विलायक है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो नॉर्मल बोले इसमें कि अजलीय विलायक क्या होंगे, तो वो कौन से होंगे, जल के अलावा बाकी जितने भी विलायक हैं वो सभी अजलीय विलायक कहलाते हैं। जल के अलावा शेष बचे हुए जितने भी विलायक हैं वो अजलीय विलायक कहलाते हैं। उसके बाद में अगर हम इसकी एक डेफिनेशन और देखें तो इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा कि जल के अलावा वे सभी विलायक जो जल की तरह ही विलेय पदार्थों को अपने में घोलने की या अपने में विलय करने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाएंगे, अजलीय विलायक कहलाएंगे। अब जो विलायक होता है सोलवेंट वो क्या कार्य करता है, जो सोल्यूट होता है विलेय पदार्थ उसको अपने में घोल लेता है और इन दोनों का जो विलयन बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, सोल्यूशन कह देंगे। ठीक है, तो अजलीय विलायक की जो डेफिनेशन है वो क्या लिखेंगे हम, जल के अलावा वे सभी विलायक जो जल की तरह ही अन्य विलेय पदार्थों को अपने में घोलने की क्षमता रखते हैं अजलीय विलायक कहलाते हैं। जल के अलावा वे सभी विलायक जो जल की तरह ही अन्य विलेय पदार्थों को अपने में या खुद में घोलने की क्षमता रखते हैं वे अजलीय विलायक कहलाते हैं। उसके बाद में खोज हुई अजलीय विलायकों की। तो पहला अजलीय विलायक सेलेक्शन में हम 2 अजलीय विलायक पढ़ेंगे। पहला है लिक्विड NH3 द्रव अमोनिया और सेकंड विलायक है वो इसका हो जाएगा द्रव SO2। तो द्रव अमोनिया है लिक्विड NH3, उसकी खोज है वो 2 साइंटिस्ट है, फ्रैंकलिन और क्राउस है, उनके द्वारा की गई। और उसके बाद में जो सेकंड अजलीय विलायक है द्रव SO2 उसकी खोज वाल्डन के द्वारा की गई। इसमें 2 साइंटिस्ट आगे, इन दोनों ने इन 2 अजलीय विलायकों की खोज की थी। और इस यूनिट में 2 अजलीय विलायक पढ़ने हैं, द्रव NH3 और द्रव SO2। ठीक है, ये 2 इसके एग्जाम्पल हो गए। इसकी खोज की थी फ्रैंकलिन और क्राउस ने, पहले द्रव NH3 को खोजा गया और उसके बाद में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ये इनके साइंटिस्ट के नाम है कि द्रव NH3 खोज इन दोनों ने की थी और लिक्विड SO2 की खोज वो वाल्डन नाम का जो एक वैज्ञानिक था उसने की थी। ठीक है, उतना आने के बाद में इसमें नेक्स्ट है सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद 2 एग्जाम्पल खोज की थी वो वैज्ञानिक। उसके बाद में आता है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोलवेंट, विलायकों में कौन कौन से भौतिक गुण होने चाहिए तो वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोलवेंट यानी विलायकों के भौतिक गुण। उसके अंदर विलायकों के भौतिक गुण है, उसके अंदर पहला गुण देखो, इसमें सभी के पढ़ने हैं, केवल अजलीय के नहीं पढ़ने, जल और अजल दोनों के पढ़ने हैं। तो सबसे पहला होता है, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, और एक होता है इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। बॉइलिंग पॉइंट जिसके ऊपर कोई द्रव यानी इस बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर वेपर स्टेट होती है। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कौन सी होती है, लिक्विड स्टेट होती है, द्रव अवस्था।
सबसे पहला गुण तो इनको नहीं लिखे तो भी यही कि विलायक का मतलब क्या होता है, लिक्विड स्टेट में, यानी विलायक होता है किसमें, द्रव अवस्था में। फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे किसमें रहेंगे, सॉलिड में, इससे ऊपर किसमें रहेंगे, लिक्विड में। ये तो होता है किसी द्रव का वह ताप जिसके ऊपर वह ठोस में बदल जाए, और बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी लिक्विड का वह ताप जिससे ऊपर के ताप से वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो ये दो द्रव की दो सीमाएं होती है, यानी कि टेम्परेचर इस पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा तो ये वेपर में द्रव में चला जाएगा, या वेपर को हम गैस भी बोल सकते हैं। और यदि उसी द्रव का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इस पॉइंट से कम हो गया तो वो सॉलिड स्टेट में आएगा। तो इन दोनों स्टेट के बीच में वह कौन से में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। तो किसी भी विलायक का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों की, ये टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों की वैल्यू में अंतर बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इन दोनों की वैल्यू में अंतर ज्यादा होगा तो वह जो लिक्विड होगा या वह विलायक है वो अधिक समय तक लिक्विड स्टेट में रहेगा। और कोई भी विलायक है वो जितने अधिक टाइम तक लिक्विड स्टेट में रहता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाएगा, क्योंकि जितनी देर वो लिक्विड स्टेट में रहेगा उसमें जो विलेय पदार्थ मिलाएंगे उस विलेय पदार्थ में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो आसानी से संपन्न हो जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की कौन सी हो जाएगी कि किसी भी सॉल्वेंट के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच इतना अंतर होना चाहिए कि वो विलायक अपने अंदर विलेय होने वाले विलेय पदार्थ की जो भी रासायनिक अभिक्रिया है वो उसमें आसानी से संपन्न हो जाए। कहने का मतलब दोनों के बीच की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, गैप है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसी गैप के अंदर कोई भी विलायक है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। पहला तो ये हो गया कि किसी भी विलायक के क्वथनांक और हिमांक में अंतर है वो पर्याप्त होना चाहिए। अधिक नहीं बोलेंगे तो इसको बोलेंगे पर्याप्त होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या आ जाएगी कि उस सॉल्वेंट का डाइपोल मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण म्यू वो भी क्या होना चाहिए, पर्याप्त बोल देंगे, या फिर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी कि जो सॉल्वेंट है अपना उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण, ये हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम किससे लिखेंगे, अपसाइलन से लिखेंगे। ये भी क्या होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए। जितना ऊंच होगा उतना वो विलायक उतना ही ज्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। फोर्थ इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें आता है विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी को हम ये बोलते हैं श्यानता। श्यानता है वो पर्याप्त होनी चाहिए, यानी कि श्यानता ये माने लगभग इसकी ना तो लो होनी चाहिए और ना ही क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। हाई होने पे वो लिक्विड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाने पे उसके अंदर जो विलेय पदार्थ है उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं उस विलायक में आसानी से संपन्न नहीं हो पाती हैं, तो उसको हम अच्छा विलायक नहीं मानते हैं। तो कोई भी विलायक हो, अच्छा विलायक हो, इसके लिए इसकी जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी, वो क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए, ना ज्यादा हो और ना ही कम हो। ये थी इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की। अभी डाइलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट और ये क्यों होनी चाहिए ज्यादा, ये हम इसके बाद एक नेक्स्ट आएगा, उसके विलायकों के गुण हैं उसके अंदर इसको फिर से पढ़ेंगे इसी यूनिट में। ये चार याद रखनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऊंच होना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण ऊंच होना चाहिए, और इसके अंदर क्वथनांक और हिमांक में अंतर है वो अधिक होना चाहिए, और उसके बाद में इनका द्विध्रुव आघूर्ण ऊंच होना चाहिए, श्यानता है वो पर्याप्त होनी चाहिए, ना कम हो और ना ही ज्यादा हो। उसके बाद में इसमें नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। एजली विलायक का नहीं, सभी विलायकों का क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, विलायकों का वर्गीकरण। अब विलायकों का जो पीछे वाले पढ़ दिया था हमने टाइप ऑफ सॉल्वेंट, लगभग वैसा ही है, लेकिन इसमें जो क्लासिफिकेशन है विलायकों का वो कई प्रकार, कई आधार पे किया गया है।
तीन आधार के हैं इस वाले रिलेशन में। उसमें सबसे पहला कौन सा है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर टुवर्ड्स द प्रोटॉन। जो विलायकों का वर्गीकरण किया गया है तीन आधार पे किया गया है। इसमें पहला जो आधार है वो इसका क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर टुवर्ड्स द प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के प्रति उस विलायक के व्यवहार के आधार पे विलायकों का वर्गीकरण है वो हमें सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन है वो प्रोटॉन के प्रति विलायक के आधार पे किया गया है, वो क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इस आधार पे विलायक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? इस आधार पे विलायक तीन प्रकार के होते हैं। उनके नाम कौन से? पहला इसमें हो जाएगा प्रोटोनिक, या फिर इसी को हम बोल देंगे प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? एप्रोटिक या नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। तीसरा इसके अंदर आ जाएगी, तीसरी जो कैटेगरी बनेगी वो इसके अंदर बनेगी एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। तीन प्रकार के विलायक होते हैं। प्रोटॉन के प्रति व्यवहार के आधार पे विलायक तीन प्रकार के होंगे, प्रोटिक विलायक, एप्रोटिक विलायक और तीसरा हो जाएगा उभय प्रोटोनी विलायक। तीन प्रकार के हो जाएंगे इसके अंदर विलायक। अब इन तीनों को अलग अलग से पढ़ना है। इसके दो पार्ट बनेंगे, एसिडिक और बेसिक। ये हमें पढ़ने डेफिनेशन पढ़नी है तीनों के अलग अलग से, उसके बाद तीनों के यहाँ पे एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट है, उसके अंदर प्रोटोनों के प्रति व्यवहार के आधार पे जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं इसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं यहाँ पे प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। हिंदी में भी इसको ये लिखते हैं प्रोटोनिक विलायक या प्रोटोनी विलायक। इनकी डेफिनेशन में क्या आएगी? इन विलायकों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना आवश्यक होता है। यानी वे विलायक जिनके अणुसूत्र में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वे प्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं। वे विलायक जिनके अणुसूत्र में मोलिकुलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन परमाणु अवश्य उपस्थित होता है वे प्रोटोनिक विलायक के अंदर रखे जाएंगे या प्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं। अब ये दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार में पहला आता है इसके अंदर एसिडिक सोलवेंट, तो दूसरा इसके अंदर आ जाएगा बेसिक सोलवेंट। एसिडिक सोलवेंट का मतलब अम्लीय विलायक और इसके अंदर आ जाएगा अक्षारीय विलायक। एसिडिक सोलवेंट इन दोनों विलायकों के ही अणुसूत्र में हाइड्रोजन परमाणु होंगे, इनमें भी होंगे इनमें भी होंगे क्योंकि ये इनका प्रकार है। अब एसिडिक सोलवेंट क्या करेंगे? ये विलायक आयनित होकर H पॉजिटिव आयन है वो डोनेट करेंगे। अब H पॉजिटिव आयन डोनेट कब करेंगे? तभी करेंगे जब इनके अणुसूत्र में क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन एटम होगा, तभी ये उस हाइड्रोजन एटम को H पॉजिटिव या प्रोटॉन के रूप में डोनेट करेंगे। और डोनेट करने वाला क्या होता है? एसिड होता है। इस कारण से इन विलायकों को अम्लीय विलायक है वो कहा जाएगा। इसके जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हम क्या रख देंगे? HF रख देंगे और सेकंड क्या आ जाएगा? H2SO4। ठीक है, तो वे विलायक जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं वो इसके अंदर रखे जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसका HF और इसके अलावा सेकंड क्या हो जाएगा? H2SO4 या फिर एक एग्जाम्पल और देखें तो वो क्या हो जाएगा? CH3COOH। ठीक है, दूसरा होता है इसमें अक्षारीय विलायक। इनके अणुसूत्र में भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है।
लेकिन ये H पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये H पॉजिटिव आयन किसको देंगे, ये विलायक है, विलायक के अंदर क्या होता है, सोल्यूट विलेय होता है, उस विलेय को अपने H पॉजिटिव आयन है वो दे देंगे। अब ये वाला जो बेसिक सोलवेंट होता है, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कहाँ से करेंगे, इनके अंदर जो सोल्यूट होगा विलेय, विलयन तो इन दोनों से मिलके बनता है सोलवेंट और सोल्यूट। सोल्यूट है वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, और ये जो सोलवेंट है वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा। H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, बेस होता है। इसी कारण से इन सोलवेंट को हम अक्षारीय विलायक कहेंगे। एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, NH3 अमोनिया आ जाएगा, या इसके अलावा हम क्या देखें, पीरिडिन C5H5N। पीरिडिन की स्ट्रक्चर ये वाली होगी, ये वाली, ठीक है। तो ये दोनों इसमें क्या आ गए, बेसिक सोलवेंट के एग्जाम्पल होंगे। प्रोटोनिक विलायक डेफिनेशन, वे विलायक जिनके अणु सूत्र में हाइड्रोजन एटम उपस्थित होता है वे प्रोटोनिक विलायक कहलाते हैं। दो प्रकार के होंगे, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक में क्या होता है, ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट करके एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। और ये वाले H पॉजिटिव आयन यहाँ पे क्या प्रोटोन है, उसको एक्सेप्ट करके बेस की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए किसमें रखा जाएगा, बेसिक सोलवेंट में रखा जाएगा। ये फर्स्ट टाइप था इसका। सेकंड टाइप इसका कौन सा था, प्रोटॉन के प्रति व्यवहार के आधार पे एप्रोटोनिक सोलवेंट या नॉन प्रोटिक सोलवेंट। हिंदी में बोल देंगे विप्रोटोनी विलायक, विप्रोटोनी विलायक, या एप्रोटिक या नॉन प्रोटिक एक ही बात है। इसके अंदर आता है कि वे विलायक जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन एटम है वो उपस्थित हो भी सकता है और उपस्थित नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। वे विलायक मोलिकुलर फॉर्मूला, वे विलायक जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला में H पॉजिटिव आयन उपस्थित हो भी सकता है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन परमाणु है वो उपस्थित हो भी सकता है, उपस्थित नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे उसके अंदर हो सकता है हाइड्रोजन एटम हो, कुछ में हो सकता है हाइड्रोजन एटम नहीं हो। तो वे विलायक इनके अणु सूत्र में हाइड्रोजन एटम उपस्थित हो भी सकता है, उपस्थित नहीं भी हो सकता है, वो किसमें आएंगे, एप्रोटिक विलायक या नॉन प्रोटिक विलायक कहलाएंगे। क्योंकि ये जो विलायक है वो ना तो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं और ना ही ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं। जब ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इनके जो अणु सूत्र है उनमें हाइड्रोजन एटम हो नहीं हो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वे विलायक जिनके अणु सूत्र में हाइड्रोजन एटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तथा वे ना तो H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और ना ही वे H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं, वो इसके अंदर रखे जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे ये आगे लिक्विड SO2, ये इसके अंदर रखा जाएगा, इसका एग्जाम्पल है। अब इस SO2 के अंदर हाइड्रोजन एटम नहीं है, ना ये डोनेट कर रहा है ना ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये किसमें रखा जाएगा, इस वाले में। इसके अलावा यदि हम ये बोले बेंजीन, जैसे ये हो गया C6H6 बेंजीन, ये भी विलायक के रूप में कार्य करता है। अब इस बेंजीन में हाइड्रोजन एटम है, ये वाला तो हो गया, हाइड्रोजन एटम नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, दो एग्जाम्पल हो गए। अब ये जो बेंजीन में है तो सही हाइड्रोजन एटम, लेकिन ये ना तो हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करते हैं ना ये डोनेट करते हैं। इसके अलावा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। लिक्विड SO2, बेंजीन, CCl4 और CH3, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। ये चारों एग्जाम्पल इसी के अंदर रखे जाएंगे। उसके बाद में हमें इसका तीसरा प्रकार जो प्रोटोनों के प्रति व्यवहार के आधार पे है, तीसरा प्रकार, उसके अंदर क्या आएगा, एम्फोटेरिक सोलवेंट, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, उभयधर्मी विलायक है वो कह देंगे। उभयधर्मी विलायक है, उनकी डेफिनेशन देखो क्या होगी। उभयधर्मी विलायकों के अणु सूत्र में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। उभयधर्मी विलायकों के अणु सूत्र में हाइड्रोजन एटम है वो उपस्थित होते हैं, लेकिन ये
तो स्थितियों के अनुसार हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। यानी जो उभयधर्मी विलायक होगा वो दोनों काम कर सकते हैं। उनके अणुसूत्र में हाइड्रोजन एटम उपस्थित होंगे और वो परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है डोनेट कर ले। यानी बेसिक एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है बेसिक प्रॉपर्टी और डोनेट करने वाला क्या होता है एसिड। तो इसमें क्या होगी एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। तो जो H पॉजिटिव आयन होता है प्रोटॉन, उसको ये जो विलायक होते हैं वो परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। बेसिक और एसिडिक दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। हमने पीछे भी पढ़ लिया था। सिर्फ ये लिखना है कि इन विलायकों के अणुसूत्र में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तथा ये विलायक परिस्थितियों के अनुसार हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम पहले भी पढ़ लिए थे। वो एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? एक तो था फर्स्ट H2O और दूसरा था CH3COOH। तो इन दोनों की एसिडिक और बेसिक इन दोनों को हमने इससे पहले वाला जो पार्ट था एसिड और बेस वाला उसमें दो बार बताए हुए उनकी जो रिएक्शन है। तो ये उग जाएंगे उभयधर्मी विलायकों के एग्जाम्पल। उसके बाद में जो इसके अंदर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोटॉन के प्रति व्यवहार के आधार पर तो 3 प्रकार के प्रोटिक, नॉन प्रोटिक और एम्फोटेरिक सोल्वेंट। उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन था वो हमें किससे पढ़ना है? विलायकों का जो वर्गीकरण था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आयनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड प्रकार था इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आयनिक प्रॉपर्टी। आयनिक गुणों के आधार पर विलायकों का वर्गीकरण है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। आयनिक गुणों के आधार पर विलायक 2 प्रकार के होंगे। पहला तो होगा आयनकारी विलायक, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा अनआयननकारी विलायक, नॉन आयनाइजिंग सोलवेंट और आयनाइजिंग सोलवेंट। वो हमें कल पढ़ेंगे। उसके बाद में एक क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन जो कि जल के आधार पे है। जल के आधार पे वर्गीकरण है वो एक हो जाएंगे जलीय विलायक जो इसी रिलेशन का नाम है और सेकंड हो जाएगा इसमें जलीय विलायक। ठीक है, तो जलीय विलायक में जल आ जाएगा और जलीय विलायक में जल के अलावा जो बच के सारे हैं वो जलीय विलायक में एक ही जाएंगे। ये दोनों जो क्लासिफिकेशन है जो कि आयनिक प्रॉपर्टी के आधार पे और दूसरा है वो जल के आधार पे, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।